आप सभी क्लास 10 के स्टूडेंट यहाँ पर स्टेट बोर्ड इंग्लिश मीडियम और हिंदी मीडियम के यहाँ पर उपस्थित हुए हैं। जहाँ तक मैं समझता हूँ कि छात्रों के अटेंडेंस के हिसाब से ये पर्याप्त तो नहीं है, और आप सभी को मालूम है कि माध्यमिक शिक्षा मंडल बोर्ड छत्तीसगढ़ के निर्देश के अनुसार से 2 अगस्त से हमारे विद्यालय प्रारंभ हुई है, जब हम ऑनलाइन क्लास की बात करते हैं। इससे पहले भी ये मौसम मिला था फरवरी के 22 फरवरी के आसपास, जब शासन के निर्णय आया था कि कक्षा 9वीं से कक्षा 12वीं के छात्रों को ऑफलाइन की क्लासेस प्रारंभ की जाए। आप सभी को याद होगा कि संभवतः अगर ऐसी स्थिति में अगर विद्यालय आ पाए होंगे तो 3 हफ्ता के लिए विद्यालय संचालित हुई थी, लेकिन कोविड के सेकेंड वेव की वजह से अचानक विद्यालय को बंद हो गया था। ये जानकारी आप सभी को मालूम होगा। लेकिन जहाँ तक शिक्षा की वित्तीय सहायता का सवाल है, इसके हिसाब से विद्यालय सक्रिय रूप से हमेशा संचालित होता रहा है, चाहे विद्यालय कोविड के कार्यकाल में बंद रहा है या फिर कार्यालय या शुल्क कार्यालय या अन्य हमारे जो काउंटर है वो सब खुले हुए थे। समय समय पर इसकी जानकारी आप सभी को मिलती रही है और छात्र छात्राओं को इसका लाभ मिलता रहा है। आप सभी को मालूम है कि जितने भी शासन की गाइडलाइंस मार्गदर्शन आ रहे थे, उस मार्गदर्शन के हिसाब से हम चाहे शैक्षणिक गतिविधियाँ हो या अन्य गतिविधियाँ, उसका आप समय समय पर संचालन भी कर रहे थे। भले विद्यालय ऑफलाइन मोड पर ना चल रहा हो, लेकिन ऑनलाइन के हिसाब से हम विद्यालय को संचालित कर रहे थे, और ये निरंतर अभिभावकों का भी सहयोग था और छात्रों की सक्रियता थी, जिसकी वजह से हम ये देख पा रहे थे कि छात्रों में इसकी बहुत ही अहम भूमिका थी और निरंतर ही हमारे गतिविधियों में शामिल हो रहे थे। आप सभी को मालूम है कि जनरल नॉलेज का टॉपिक हमेशा एक सोच रहता है कि सर्वांगीण विकास। जहाँ तक छात्रों का सर्वांगीण विकास है, इसका आशय यह है कि हम छात्रों को शैक्षणिक को अपना सहयोग गतिविधियों को समानांतर रूप से जोड़ सकें। आप सभी को मालूम है कि हमारे यहाँ इतनी गतिविधियाँ होती हैं कि आपकी अभिरुचि के अनुसार सभी को एक प्लेटफॉर्म मिलता है, चाहे वो संगठनात्मक कार्यक्रम हो या फिर साल भर में आयोजित होने वाले वार्षिक क्रीड़ा का समारोह या सांस्कृतिक कार्यक्रम हो। हर प्रकार की सुविधाएं जनरल नॉलेज गणपति के माध्यम से आप सभी को मिलता रहा है, और यह अपेक्षा हमेशा है कि ज़्यादा से ज़्यादा छात्र इसका लाभ उठाएं। अब स्थिति है कि अब विद्यालय खुले मुश्किल से 1 हफ्ता हुआ है, और ऐसे शिक्षकों के माध्यम से बातें सामने आ रही थी कि छात्रों में भी मन की स्थितियाँ है। कई ऐसे प्रश्न हैं, हो सकता है अभिभावकों के माध्यम से भी आते रहे हैं, जिसके शंकाओं का हम समाधान कर रहे थे। लेकिन आपके मन में भी जिज्ञासा भी हो सकती है, कई शंकाएं भी हो सकती है। समय समय पर अगर शंकाओं का समाधान शिक्षकों के माध्यम से हो रहा होगा तो उसका आपको उत्तर भी मिलता होगा। लेकिन कई ऐसे बातें हैं जिसमें आप कम्युनिकेशन नहीं कर पाते होंगे, तो हमारे जितने भी आज रिलेशन प्रोग्राम है, इस वर्कशॉप में हमारे शिक्षक अपने माध्यम से सारी बातें आपके सामने प्रस्तुत करेंगे, और हो सकता है कि स्वयं भी आपके शंकाओं का समाधान हो जाए, भले ही आप शंकाओं को पूछ ना पा रहे हैं। ये तमाम बातें होंगी जिसके लिए आपको भूमिका के रूप में पहले ही गुरुचंद साहब के द्वारा बता दिया गया कि आज का हमारा सेशन किस विषय पर आधारित है और हम क्या आपसे परिचर्चा करना चाहते हैं, और हमारी रणनीति का क्या हिस्सा है जो हम आपसे यहाँ पर विस्तार से बात करेंगे। दौरान न सिर्फ जनरल नॉलेज करते बल्कि छत्तीसगढ़ भारत वर्ष के सारे विद्यालय बन रहे हैं। आप सभी को मालूम होगा कि अब लगभग 1 माह के बाद सारे राज्य में समय समय रूप से विद्यालय खोलना प्रारंभ कर दिया है। चरणबद्ध तरीके से विद्यालय खोल रहे हैं और सारे राज्य अपनी स्थिति से विद्यालय खोल रहे हैं। छत्तीसगढ़ शासन का भी अपना सोच रहा है, और इसी के तहत छत्तीसगढ़ शासन ने कई निर्देशों के साथ, कई क्लास के साथ, कई संभावनाओं के साथ विद्यालय खोले हैं, जिसमें मुख्य रूप से ये बातें आई हैं कि प्राथमिक स्तर पर, माध्यमिक स्तर पर और उच्चतर माध्यमिक स्तर पर किस प्रकार से विद्यालय खोला जाए। आप सभी को मैं जानकारी प्रदान कर दूँ, आपके जितने भी मिडिल सिस्टम छोटे क्लासों पर सभी को मालूम है कि हमारे विद्यालय के द्वारा अल्टरनेट क्लास, एकांतर क्लासेस संचालित हो रही है, जिसमें एक दिन 8 नंबर पर क्लासेस संचालित होती है और एक दिन 13 नंबर पर क्लासेस संचालित होती हैं। शासन का निर्देश है कि 1वीं से 5वीं तक छात्रों को बुलाया जा सकता है। मिडिल क्लास में सिर्फ 8वीं के छात्र आ सकते हैं, और हाई स्कूल में कक्षा 10वीं के छात्र और हायर सेकेंडरी में सिर्फ 12वीं के छात्र आ सकते हैं। कहना चाहता हूँ कि अभी तक की क्लासेस में जब आप क्लास संचालित हो रहे हैं तो सबके पास एक पाठ्य पुस्तक होना चाहिए। मेरा ये मानना था और ये दिशा निर्देश भी था, और मैं ये जानकारी और भी प्रदान करना चाहता हूँ कि शासन की व्यवस्था के तहत हिंदी माध्यम से कक्षा 9वीं कक्षा 10वीं के कक्षा 10वीं तक होना चाहिए। कक्षा 1 से कक्षा 10वीं तक की हिंदी माध्यम की किताब उपलब्ध हो चुकी है। मेरा आशा है कि कक्षा 10वीं के ऐसे छात्र अगर किसी के पास कोई किताब अगर नहीं मिली होगी तो हमारे लाइब्रेरियन से संपर्क करके किताब इशू करा लेंगे। लेकिन कक्षा 10वीं के अंग्रेजी माध्यम की किताब
व्यवस्था है कि किताबें उपलब्ध होनी चाहिए, लेकिन अगर किसी छात्र के पास अभी भी किताब नहीं है तो लाइब्रेरियन से संपर्क करके किताब ले लें, क्योंकि सिलेबस को आगे पढ़ने के लिए या अपनी तैयारी के लिए सबसे पहले पाठ्य पुस्तक होना आवश्यक है। और ये पाठ्य पुस्तक आपको किसी मार्केट में नहीं मिलेगा, क्योंकि शासन के द्वारा निःशुल्क वितरण किया जाता है। तो ये सभी को ध्यान रखना है कि न सिर्फ पाठ्य पुस्तक बल्कि कापियों की भी आवश्यकता है। तो जितने भी शिक्षक हम आपको निर्देशित किए हैं सभी विषय का, चाहे वो हिंदी, इंग्लिश, संस्कृत या विज्ञान, गणित या सामाजिक विज्ञान के सब विषय हो, सभी विषय का किताब होना चाहिए। मार्केट से आपको क्या क्या खरीदना है ये भी जानकारी दी होगी। मार्केट में कुछ ऐसी किताब जो हमारे छत्तीसगढ़ माध्यमिक शिक्षा मंडल द्वारा नहीं मिलते हैं, उन किताबों को आपको खरीदना होगा। जैसे ग्रामर की किताब, इंग्लिश के ग्रामर या हिंदी या संस्कृत के ग्रामर, ये मार्केट से आपको लेना पड़ेगा। और कंप्यूटर की किताब, ये 3 चीजें हैं जो आपको मार्केट से परचेस करने हैं। से सभी किताबें आपको विद्यालय द्वारा मुफ्त प्रदान की जाएगी। तो विचारी बिंदु है कि हमने पिछले जो 1 साल जो अंतराल है विद्यालय का, जो 1 वर्ष विद्यालय खुल ही नहीं पाया, जिसकी वजह से छात्र घर में ही बैठे रह गए और उसकी वजह से उनकी पढ़ाई हमेशा ही व्यवधान रहा। और कई अर्थों में आप ये समझेंगे कि हमारी क्लासेस ऑनलाइन उसी रूप में सुचारू रूप से नहीं चल पाई जिसकी प्रत्याशा थी। कई समस्या आ रही थी, समस्याओं को आप भी समझते होंगे कि समस्या अलग प्रकार की समस्या थी। तो जटिल समस्याओं को होते हुए हम उसका निदान कैसे पाए। और सबसे बड़ी समस्या ये नहीं है कि ऑनलाइन की ये बाध्यता थी कि आप सभी छात्र के लिए कंपल्सरी कर दिया गया कि सबके पास स्मार्टफोन हो। शुरुआती दौर में अभिभावकों के साथ एक बहुत बड़ी समस्या थी। इनका कहना था कि सर हमारे घर में 3 बच्चे रहते हैं, तीनों का समय एक हो जा रहा है, तो एक मोबाइल से कैसे पढ़ें। ये शुरू में हमारी बहुत बड़ी समस्या थी। अब यहाँ पर एक विचारी बिंदु ये है कि जिस चीज के लिए मोबाइल के लिए हमेशा विद्यालय आपको मना करता रहा कि आपको मोबाइल को कभी प्रयोग नहीं करना है, लेकिन कोविड संक्रमण के दौरान में ये हमारे पास ऑनलाइन के लिए एक मात्र माध्यम बन गया था कि जिसकी वजह से अनिवार्य रूप से आपको मोबाइल के माध्यम से पढ़ाया जाना था। तो यहाँ पर यह है विरोधाभास कि जिस मोबाइल को हम हमेशा मना करते थे, अभिभावकों को उसके लिए हमको प्रेरित करना पड़ा कि अपने छात्रों की पाठ्य योजना को आगे बढ़ाने के लिए आपको मोबाइल खरीदना ही पड़ेगा। कई अभिभावक असमर्थता जाहिर किया और अंत में उनको लगा कि विद्यालय बहुत जल्दी खुलने वाला नहीं है, इसलिए मोबाइल उपलब्ध कराया। आप सभी को मालूम होगा, आप सब लोग जानते भी होंगे कि सीबीएसई केंद्रीय पाठ्यक्रम सीबीएसई बोर्ड ने तो एक फैसला निर्णय भी ले लिया है कि 10वीं और 12वीं की हम 2 किस्त में परीक्षा करेंगे। पहला किस्त प्रथम चरण परीक्षा होगा दिसंबर महीने में, जिसमें 50% का सिलेबस होगा और सारे प्रश्न कैसे होंगे, फॉर्मेलिटी के हिसाब से ऑब्जेक्टिव रहेंगे, 100% ऑब्जेक्टिव रहेगा। और मार्च में जो अगला 50% का सिलेबस होगा मार्च महीने में या अप्रैल महीने में होगा। अगर दोनों परीक्षा आयोजित हो गई तो फिर जो दिसंबर की परीक्षा है उसका कटऑफ को कम कर दिया जाएगा, लगभग 30% और 70 से 75% का वेटेज वार्षिक परीक्षा कर दिया जाएगा। ये आगे के सीबीएसई की रणनीति है। तो सीबीएसई ये मान के चल रहा है कि 10वीं 12वीं की अब किसी प्रकार की कोई प्रोविजनल या किसी प्रकार की प्रमोशन की बात नहीं होगी। अगर सीबीएसई ने ये निर्णय ले लिया है तो ये मान के चलिए कि माध्यमिक शिक्षा मंडल छत्तीसगढ़ भी ये निर्णय ले सकता है कि अब आपको जनरल प्रमोशन नहीं मिलेगा। तो कुल मिला के आपको तैयारी अब करनी ही पड़ेगी। आप ये मान के मत चलिए कि 10 वर्ष जैसे आपको सुविधा मिल जाएगी। फिर भी अब हमको क्या करना है, इसके लिए हमको अपने आप को तैयार करना होगा, क्योंकि पाठ्यक्रम आप ये मान के चले कि जब आप कक्षा 8वीं में थे तब से आप विद्यालय अब यहाँ पर आए हुए हैं। तो इस समस्याओं को से हम कैसे निकाल पाए, और ये तमाम प्रकार की परेशानियां भी हो सकती है। इस परेशानियों को जैसे आदर्श ग्रामवासी अच्छी तरह से समझता है, हमारे शिक्षकों को भी निर्देशित किया गया है कि आप सभी को समस्या को समय समय धीरे धीरे इसको सविस्तार बताएं, ताकि आपके अंदर का जितना भी भ्रम है वो भ्रम खत्म हो सके। एक्स्ट्रा एफर्ट्स सबसे पहले जरूरी है, सबको तैयार रहना चाहिए कि हमको अतिरिक्त कार्य करना है। सबसे पहले आप समझ लें कि एक्स्ट्रा एफर्ट है क्या। अगर हम आपसे अपेक्षा करते हैं कि विद्यालय आप आके 4 या 5 घंटा तक कराते हैं तो ये पर्याप्त नहीं है, क्योंकि शासन के निर्देश के साथ 4 से 5 पीरियड संचालित कर रहे हैं, लेकिन ये 5 पीरियड 3 पर्याप्त नहीं है। रिसर्च से पहले 2 पीरियड हो जाते हैं, रिसर्च के बाद 2 पीरियड हो जाते हैं, लेकिन हम इसमें महत्वपूर्ण विषयों को कवर कर पा रहे हैं। जैसे आप देख रहे हैं कि साइंस होता है, सोशल साइंस होता है, मैथ्स होता है, हिंदी इंग्लिश और संस्कृत रिव्यू हो रहे हैं। तो कहने का आशा है कि जिस हिसाब से हमारा 7 घंटे की क्लासेस होती थी, हम यहाँ पर सिर्फ वैकल्पिक रूप में कुछ घंटे की क्लास करा पा रहे हैं। ये हमारी बाध्यता भी है और ये हमारा दिशा निर्देश भी है। लेकिन अभी सभी छात्रों को ध्यान रखना पड़ेगा कि शेष समय आपको घर में देने हैं और आपको उसी अनुरूप और उसी के मुताबिक आपको मेहनत भी करना है। शिक्षकों को भी निर्देश दिया गया है कि आप हमेशा ये रणनीति बनाएं, जैसे आज का पढ़ा हुआ कल आप पढ़ के
फिर आज कल क्या प्रारंभ होगा चैप्टर उसकी तैयारी करके आए। अभी तो हमारे हिसाब से जैसे मैं शिक्षकों को निर्देश किया था कि पिछले अभी क्लास 9 के सिलेबस को पढ़ाए ताकि आप 10वीं के लिए तैयार हो सके, क्योंकि अभी भी ये काम पे चला जा रहा है कि आपने क्लास 9 को अगर पूरी तरह से नहीं पढ़ा है तो लगभग 10 से 12 दिन या 2 सप्ताह कम से कम आपको कक्षा 9वीं से विषय को पढ़ा दिया जाए ताकि आप पिछले क्लास को रिमाइंड कर सके और आगे की रणनीति तैयार कर सके। इसलिए महत्वपूर्ण है कि आप सभी को हार्ड लेबर करना आवश्यक है और ये आपके हित में होगा। दूसरी बात रेगुलर अटेंडेंस, ये हमेशा ध्यान रखा जाता है कि आपका अटेंडेंस रेगुलर हो। प्रतिदिन महत्वपूर्ण क्लासेस होती है, प्रतिदिन का लेक्चर इंपॉर्टेंट होता है, शिक्षक प्रतिदिन अपनी तैयारी करके आते हैं और एक दिन की भी क्लासेस आपकी मिस होती है तो ये मान के चलिए कि आपकी बहुत बड़ी क्षति हुई है। इसीलिए चूंकि हमारे पास समय कभी कमी रहता है, इसलिए छात्रों से हमेशा अपेक्षा है कि आपका अटेंडेंस 100% रहे। प्रत्येक छात्र नियमित रूप से विद्यालय आए, अगर किसी प्रकार की परेशानी और समस्या है तो शिक्षकों से पहले से परमिशन ले लें और अपने आवेदन को स्वीकृत कराएं ताकि हम आपके अनुपस्थिति को समझें और उस सिलेबस को आगे कंप्लीट करने की योजना भी बनाएं। लेकिन आप इसलिए अटेंडेंस होना जरूरी है। जो छात्र अपने आप सबके माध्यम से उन छात्रों तक भी बात पहुंचाना चाहता हूँ जो छात्र यहाँ पर उपस्थित नहीं हो पाए और ऐसे छात्र जो अभी भी बिहार यूपी से वापस नहीं आ पाए हैं, उनके गार्जियंस को भी हमेशा विद्यालय से निर्देश जारी होता है कि तत्काल छात्रों को बुला लें। इसलिए आपकी उपस्थिति 100% हो और ईमानदारी से आप अटेंड करें और सभी पाठ्यक्रम सभी सिलेबस को उसी का अनुरूप आगे बढ़ाते रहें। हार्ड लेबर आप में एक तरह से ऑनेस्टी होना चाहिए, ईमानदारी होनी चाहिए, क्योंकि सारी व्यवस्था आपके लिए ही है और आपके हित में है। इसलिए सबसे पहले आपने किसी प्रकार की कोई बहाना या किसी प्रकार की अपने तरफ से कोई उदासीनता ना दिखे, ये बहुत आवश्यक है। इसीलिए आप अपने दायित्व के प्रति और अपने जो असाइनमेंट है इसके प्रति आपको ऑनेस्ट होना चाहिए। तो ये सभी छात्रों से उम्मीद की जाती है कि आप अपने लिए पारदर्शी भी रहेंगे और रिस्पॉन्सिबल भी रहेंगे ताकि आपको उस चीज का लाभ मिले जिसके लिए विद्यालय हमेशा आपके लिए प्रयास करता है शिक्षकों के माध्यम से। तो ये सभी छात्र विशेष ध्यान में रखें कि सभी छात्र ऑनेस्ट रहे, ईमानदार रहे और कोऑपरेशन रहे, आपस में सहयोग की भावना भी बनाए। फॉलो द रिफरेंस बुक्स। मैं ऐसे छात्रों के लिए जो हमेशा पाठ्यक्रम के प्रति गंभीर है और जो ऐसे होल है जो 90% ऊपर लाना चाहते हैं और जो मेरी लिस्ट के लिए है, क्योंकि हमारे यहाँ हर प्रकार के छात्र हैं, चाहे वो ए सेक्शन के विद्यार्थी हो या बी सेक्शन के विद्यार्थी हो, हर प्रकार के छात्र को पढ़ने की अलग अलग विधाएं हैं और अलग अलग अंडरस्टैंडिंग पावर भी है। कुछ छात्र कम समय में ज्यादा समझ आते हैं, कुछ छात्रों को ज्यादा समझाने की आवश्यकता पड़ती है, समय की ज्यादा आवश्यकता पड़ती है। हालांकि आप देखेंगे कि एक ही टीचर समानांतर रूप से पारदर्शियों के सभी विषय को सभी छात्रों को पढ़ाता है, लेकिन जब रिजल्ट आता है तो सबके रिजल्ट अलग अलग होते हैं। कोई 30% एवं नहीं कर पाता, कोई 90% एवं, कोई 100% एवं है। ये अंदर होता है, ये वेरिएशंस होते हैं। इसके पीछे का क्या कारण है? या तो पाठ्यक्रम को समझ नहीं पाते या समझना नहीं चाहते या किसी प्रकार की परेशानी हो रही है। अतः वो छात्र जो विशेष रूप से अपने आप को केंद्रित करना चाहते हैं पाठ्यक्रम के प्रति, इसके आशय यह है कि आप ट्यूशन चले जाए। ट्यूशन की ड्यूटी कोई बात नहीं, आप खुद बेहतर कर सकते हैं बिना ट्यूशन गए। इसके लिए आपको रेफरेंस बुक की आवश्यकता होगी। ऐसे पाठ्यक्रम ऐसे कि आप हमारे जो छत्तीसगढ़ माध्यमिक शिक्षा मंडल बोर्ड में है, हो सकता है कि कुछ अध्याय, कुछ लेसन, कुछ कॉन्टेक्स्ट, कुछ उसके पैराग्राफ्स या कुछ क्वेश्चंस के आंसर क्लियर ना हो जो किताबों से समझ में नहीं आते होंगे। ऐसे में आपको समझाया दिया जाता है कि आप रेफरेंस बुक मार्केट में मिलते हैं, आप उसको लें और उसको ज़्यादा से ज़्यादा पढ़ें। और जितनी किताबें आप जितने अलग विषय की किताब पढ़ेंगे उतनी ज़्यादा आपको सरलता से समझ में आएगी और चीज़ों को आप बेहतर ढंग से लिखेंगे। क्योंकि कक्षा 10वीं में अब रटने की प्रणाली खत्म हो जानी चाहिए। अभी तक कक्षा 7वीं 8वीं में आपने प्रश्न को पढ़ा, लिखा और रट के पास हो गया, लेकिन कक्षा 10वीं में ये इस प्रकार की पाठ्यक्रम, इस प्रकार की पढ़ने की कोई दुविधा नहीं है। आपको विषय को क्या करना है, ज़्यादा से ज़्यादा समझना है और अपनी शैली में लिखना है। इसके लिए आपको रेफरेंस बुक की आवश्यकता होगी। इसलिए मैं छात्रों का अपील है, निर्देश भी है कि ऐसे छात्र जो अपने पाठ्यक्रम को बहुत गंभीरता से ले रहे हैं तो ज़्यादा से ज़्यादा रेफरेंस बुक लें। अब ये रेफरेंस बुक है क्या, आपको समझना होगा। रेफरेंस बुक वो किताब है जो हमारे पाठ्यक्रम के अलावा है। छत्तीसगढ़ माध्यमिक शिक्षा मंडल में जो किताब चलती है, जैसे गणित का या विज्ञान का, सामाजिक, उस किताब को छोड़कर दूसरे लेखक का दिया गया किताब जो उसे बेहतर समझाए की परिभाषा में लिखा गया है। तो ऐसे मार्केट से भी किताब मिलते हैं, हमारे लाइब्रेरी में भी किताब है। लेकिन अगर कोई छात्र अगर रेफरेंस बुक की मांग करता है, लाइब्रेरी में खुला नहीं तो लाइब्रेरियन को अपना कंप्लेन कुछ करा सकता है। हम कोशिश करेंगे कि मार्केट में ज़्यादा से ज़्यादा रेफरेंस बुक लाए ताकि हम छात्रों को उपलब्ध करा सकें और ज़्यादा पढ़ने के लिए
तो ये अति आवश्यक है। ऐसे छात्र जो हमेशा पढ़ाई लिखाई की बात करते हैं, पढ़ना बेहतर चाहते हैं, तो उनके लिए भी सारी सुविधाएं हैं। आप देख पा रहे हैं कि हम लाइब्रेरी विकसित कर दी है, आगे चलकर हम लाइब्रेरी को और भी ज्यादा एलोकेट करेंगे, और भी ज्यादा एक्सपांड करेंगे, और ज्यादा विस्तार करेंगे, और ज्यादा से ज्यादा किताबें उपलब्ध कराएंगे। ये तमाम चीजें हैं जो आपकी घोषणा के अनुरूप मिलने वाली है, और समय समय पर इसका लाभ निश्चित से आपको मिलेगा, बशर्ते आप ईमानदारी से पढ़ने के लिए अपने आप को वचनबद्ध और तैयार करके रखें। इसी प्रकार का दिन पश्चाताप करने के बाद सिर्फ गलतियों को पीछे मुड़ कर न देखें कि मेरे से गलती होगी, मैं कर ही नहीं सकता, और नकारात्मक बातों में ही अपने आप का समय बर्बाद करें। ये बिल्कुल नहीं होना चाहिए। हमेशा ही सकारात्मक बातें सोचें और आगे की बात सोचें कि भविष्य में क्या करना है, भविष्य के रास्ते कैसे हैं, भविष्य में क्या क्या परेशानियां हो सकती है, तमाम चीजें हैं। इस चीजों को समझें और अपने आप को गति प्रभाव से चलें। हो सकता है कि आपके इस सफलता से कई लोगों को परेशानी हो सकती है, क्योंकि लोगों का यहाँ पर छात्रों का या कई चीजों को ये देखने को नहीं मिलता कि जो छात्र बेहतर करते हैं उनको बेरोजगार और हतोत्साहित करने के लिए एक ग्रुप तैयार हो जाता है। ये सामान्य से सोच है। ऐसे छात्रों को निर्देशक जो हमेशा हतोत्साहित करने की कोशिश करता है वो प्रतिस्पर्धा का भाग बने। किसी को हतोत्साहित करने से बेहतर है कि आप भी अपने आप को तैयार करें और कोशिश करें कि आप भी कम से कम उस सीमा तक पहुंच सके। अगर आप 90% नहीं पहुंचे तो कोई बात नहीं, आप कोशिश कीजिए। जो बच्चे 30 से 40% तक है वो कोशिश करके 60% तक आ सकते हैं, 60% वाले छात्र 70 तक जा सकते हैं। तो ये अपने आप को तैयार करना, ये कॉन्फिडेंस की आपको आत्मविश्वास गेन करना पड़ेगा कि मैं भी अच्छा कर सकता हूँ, और इसके लिए आपको उस स्तर पर तैयारी करनी होगी। हाउ सीरियसली और चेंज द एजुकेशन। आप ये देखिए कि कोविड में शिक्षा की सारी व्यवस्थाओं को चेंज कर दिया, सारे मार्गदर्शन, सारे सोच को भी परिवर्तन कर दिया। हमने एक साल में बहुत कुछ सीख लिया कि शिक्षा की क्या व्यवस्था हो सकती है। किसी ने कल्पना नहीं किया था कि शिक्षा की एक ऐसी भी व्यवस्था हो सकती है कि घर बैठे शिक्षा ग्रहण कर लें। तो किसी की कल्पना में भी नहीं होगा कि जब 2019 में हम रिजल्ट डिक्लेयर करने वाले थे, तो 22 मार्च को 2020 के 22 मार्च को जो वार्षिक परीक्षा का रिजल्ट घोषित होने वाला था, तो ये 19 तारीख की बात है। 18 तारीख का सब सामान्य स्थिति में था। सामान्य स्थिति में पेरेंट्स भी आ रहे थे, बच्चे भी आ रहे थे, सब रिजल्ट की तैयारी हो रही थी, और हमारी भी पूरी तैयारी हो रही थी कि 28 तारीख को मार्च को रिजल्ट घोषित कर देंगे। लेकिन अचानक 19 तारीख को भारतवर्ष में लॉकडाउन हो गया, विद्यालय तत्काल प्रभाव से बंद हो गया। तब तो ये स्थिति हो गई थी कि विद्यालय बंद हो गया, लेकिन प्रत्याशा ये था कि हो सकता है कि 1 महीने में विद्यालय खुल जाए। अप्रैल में हमने ऑनलाइन की क्लासेस किया, अटेंडेंस किया, उसके बाद यूनिट टेस्ट लेने के बाद रिजल्ट भी डिक्लेयर कर दिए, तमाम चीजें करते रहे। लेकिन हमारी ये सोच था कि कभी न कभी विद्यालय बहुत जल्दी खुलने वाला है, हो सकता है कि जून में खुल जाए। लेकिन हम इंतजार करते रहे, और इंतजार करते करते एक साल पूरा निकल गया। आप सभी ने कोई कल्पना नहीं किया होगा कि घर बैठे 1 साल या 16 महीना या 17 महीना इस प्रकार विद्यालय बंद हो जाएगा। तो ये एक नया अवधारणा था शिक्षा का, कि शिक्षा की व्यवस्था किस प्रकार से संचालित हो। ये सबके चुनौती था। इस चुनौती को हमने भी स्वीकार किया, और इस चुनौती को स्वीकार करके हम शिक्षा के प्रणाली को आगे बढ़ाते हैं। और यही कारण था कि जिसकी वजह से आज 16 महीने के बाद जब आपसे विद्यालय आया है, तो एक नए परिवेश में हम यहाँ पर बात कर रहे हैं, और एक लगता है कि नई अनुभूति हुई है, नया विचार हुआ है, एक नया हमारा सोच पैदा हुआ है, और यही सोच हमारे अनुसंधान करने की प्रेरणा को भी आगे बढ़ाता है। तो विद्यालय हमेशा ये कोशिश करता रहेगा, और करता भी रहा है कि हमारे जितनी भी कमियां रहेंगी, इस कमियों को बहुत ही जल्दी पूरा कर लिया जाए। यही आशा है कि हम तत्काल आप सभी शिक्षकों से बात करके आपके लिए एक योजना बनाना चाहते हैं ताकि उसका लाभ मिले। नेक्स्ट, जो बातें नहीं होती थी कि वर्चुअल एजुकेशन में होता है, हमेशा हम ऑफलाइन की क्लास करके बात करते थे। हम ये बोलते थे कि छात्र स्कूल आएंगे, हमारे शिक्षक उनसे बात करेंगे, हमारे शिक्षक उनको मॉडल से बताएंगे, प्रेजेंटेशन देंगे, स्मार्ट क्लास कराएंगे, या तमाम गतिविधियां हम जो भी करते थे स्कूल के लिए करते थे। लेकिन किसी ने ऐसा नहीं सोचा था कि कोई ऐसा वर्चुअल एजुकेशन भी होगा। इसके लिए अचानक भारतवर्ष की कई कंपनियां अचानक वापस आए, और कई 2-3 महीने के अंदर तो कई सॉफ्टवेयर भी आ गए। हमने कैंपस कवर यहाँ पर लिया है, हमने भी कैंपस कवर लिया है, और उसके माध्यम से सभी छात्रों को जोड़ने की कोशिश की है। कुल मिलाकर एक नया सोच, एक नए परिभाषा, एक नए इतिहास बनाया गया। पूरे भारतवर्ष में एक वर्चुअल एजुकेशन की बात की गई कि घर बैठे सारी व्यवस्था हम छात्रों से कर सकें, संवाद भी करें, बात भी करें, एक्टिविटी भी करें, पढ़ाई भी करें, समझाइश भी करें, अभिभावकों से भी बात करें। मतलब जो आज से लगभग 15 या 20 की सोसाइटी की बात होती है कि विद्यालय की कोई आवश्यकता नहीं है। लगभग उसी परिवेश में सब बातें होने लगी कि वाकई विद्यालय की आवश्यकता नहीं है। जब छात्र घर में बैठे हैं, शिक्षक घर में बैठे हैं, सब कुछ व्यवस्था घर से घर हो रही है, शिक्षक अपने घर से आपके घर तक पढ़ा रहे हैं, तो ये बीच स्कूलिंग सोसाइटी में विद्यालय की कोई अहम भूमिका नहीं है।
लेकिन ये हमारे संक्रमण दौरान ये सब तमाम बातें हुई है, एक नई अनुभूति हुई है। तो ये जितने भी हमारी अनुभूति हुई है ये सभी एक तरह से प्रेरणा का कार्य किया है और शिक्षकों के लिए भी एक नया प्रयोग अनुसंधान का काम किया कि अब हम अपने चीजों को जो कि वापस आ चुके हैं हम कैसे बेहतर कर सकें। तो ये तमाम चीजों का हम खादा देते हुए ऐसा नहीं कि हमारे ऑनलाइन क्लासेस बंद हो गई, ऑनलाइन क्लासेस अभी भी संचालित हो रही है। आप सभी को मालूम है कल करने आते हैं तो ऑनलाइन क्लासेस चल रही है। तो हम दोनों प्रकार की क्लासेस इसका सबसे अच्छा पहलू आप देख सकते हैं कि आप तुलना कर लें कि कौन सा आपके लिए बेहतर है। जब आप विद्यालय आते हैं तब आपको अच्छा लगता है या घर बैठे ऑनलाइन करते हैं तब अच्छा लगता है, किसमें ज्यादा समझ में आता है, किसमें आपको ज्यादा फायदा हो रहा है, किस प्रकार की शिक्षा प्रणाली को आप समर्थन देते हैं और कौन सा शिक्षा प्रणाली आपको ज्यादा फायदा पहुंचा रहा है, इसका भी आप तुलना कर सकते हैं। क्लासेस हमारी बाध्यता है जैसा कि मैं बता रहा था, लेकिन सभी छात्रों से अपेक्षा है कि ऑनलाइन क्लासेस की सार्थकता को समझेंगे। कई छात्र ऑनलाइन क्लासेस सिर्फ औपचारिक रूप से जुड़ते हैं, मतलब फॉर्मेलिटीज, और कुछ छात्र का उद्देश्य रहता है कि ऑनलाइन क्लास को बाधा पहुंचाना। लेकिन ऐसे छात्र सतर्क रह जाए कि जो ऑनलाइन क्लासेस को बाधा पहुंचाना चाहते हैं वो न सिर्फ आपको बाधा पहुंचा रहे हैं बल्कि आप भी अपने पैरों पर कुल्हाड़ी मार रहे हैं। क्योंकि वो छात्र अगर पेश हो जाते हैं तो ये विद्यालय का वचनबद्धता है और ये विद्यालय का निर्णय है कि ऐसे छात्र जो किसी प्रकार के विद्यालय को बाधा पहुंचाने की कोशिश कर रहे हैं वो हमारे विद्यालय में नहीं रहेंगे। उनको बाध्यता को या तो पीसी ले जाना पड़ेगा या फिर वो पीसी के लिए बाध्य हो जाए। दो प्रकार की बातों में या तो हमको बाध्यता को पीसी देना पड़ेगा या पेरेंट्स को पीसी के लिए रिक्वेस्ट करना पड़ेगा। तो ऐसे छात्र पहले तय कर रहे हैं कि हम उस विद्यालय में रहना है कि नहीं। इस चीज को दोबारा इसलिए रहा हूँ क्योंकि हमारे लिए बहुत आवश्यक है और अभी आपको तय करना है कि पूरा वर्ष अभी बचा हुआ आपके हाथ में, पूरा साल बचा हुआ है। अभी तो प्रारंभ हुआ है, मुश्किल से 1 हफ्ता 10 दिन ही हो रहे हैं और 10 दिन में आपको व्यवस्था को समझ में आ जाना चाहिए। अगर किसी भी छात्र को किसी प्रकार की समस्या हो रही है और समस्या इतनी विकराल हो रही है कि वो पढ़ना ही नहीं चाहता या ये वातावरण उसको प्रभावित नहीं शुरू कर रहा है और ऐसे छात्र या छात्रों का समूह अगर इस दिशा में ऐसा नकारात्मक सोच रखता है तो सारे छात्र ऐसे नियोजन कर सकते हैं। विद्यालय खुश होगा 20 बच्चों को पढ़ा के बजाय 100 बच्चे ऐसे नकारात्मक को पढ़ा के, क्योंकि हम बोर्ड के रिजल्ट को चाहेंगे कि बेहतर है और एक मैसेज जो हमेशा हर साल की तरह 100% रिजल्ट देने का रहा है और 100% रिजल्ट देने के बाद फर्स्ट डिवीजन की संख्या रही है, मेरिट भी रही है, वो कम से कम कांस्टेंट रहे, बना रहे और इसके लिए विद्यालय किसी प्रकार का समझौता नहीं करेगा। सभी छात्र विशेष रूप से ध्यान देंगे, चाहे वो बॉयज हो या गर्ल्स हो, और वो तय कर लेंगे कि आपको विद्यालय का एनवायरमेंट, विद्यालय का जो परिवेश है, विद्यालय की जो व्यवस्था है वो विद्यालय में आपको सूट करता है कि नहीं। क्योंकि उसको समझना इसलिए भी आवश्यक है क्योंकि इतने वर्षा के बाद जब आ रहे हैं तो आप विद्यार्थी कम में आ रहे हैं। मैं स्लाइड में सर इसको भी लेने की कोशिश किया था। यहाँ पर 2 प्रकार के छात्र 2 बिंदु से आए हैं जहाँ तक मेरा आकलन है। कई विद्यार्थी आए हैं ज्ञानार्थ भवन से विद्यार्थ भवन में आए और कुछ छात्र आए शिक्षार्थ भवन से विद्यार्थ भवन में, मतलब 2 अलग-अलग भवनों से आए हैं। तो उनके लिए ये वातावरण एकदम से नया है और परिवेश भी नया है, सोच भी नया हो सकता है। हालांकि जितना आदर्श ज्ञान भारती के लिए आप छात्र हैं लेकिन आप आए हैं अलग-अलग भवनों से। इंग्लिश मीडियम के छात्र आए हैं ज्ञानार्थ भवन से आए हैं और हिंदी माध्यम के छात्र आए हैं शिक्षार्थ भवन से। तो कुल मिला के आपका भवन परिवर्तन हुआ है, वातावरण परिवर्तन हुआ है, यहाँ का एनवायरमेंट चेंज हुआ है। दूसरी बात क्या चेंज हुई, सारे टीचर्स चेंज हो गए हैं। जो शिक्षार्थ भवन में पढ़ाने वाले टीचर्स थे, जो आपके हिंदी, मैथ्स, साइंस, सोशल साइंस पढ़ाने वाले टीचर थे, वो भी थोड़ा से यहाँ पे चेंज हो गए हैं। इसी प्रकार का ज्ञानार्थ भवन में जो पढ़ाने वाले इंग्लिश मीडियम के टीचर्स थे और यहाँ पे भी पूरी तरह से चेंज हो गया। शिक्षकों को पहले से जान जरूर रहे हैं लेकिन शिक्षा की भाषा शैली पढ़ाने की और रिपोर्ट तरीका सब कुछ अब नया पा रहे हैं। कई शिक्षक को आपको बहुत अच्छा लग रहा होगा, कई को लग रहा होगा कि मेरे पुराने शिक्षक भी अच्छे रहे हैं। तो जो नया व्यवस्था है उसके क्लास 9 हमारी ऑनलाइन क्लासेस चली है, 10वीं तक चूंकि हमारे मेमोरल क्लासेस चल रही है तो टीचर्स आके क्लासेस ले रहे हैं तो आप तुलना कर पा रहे होंगे कि आखिर में जो हमारी ये टीचर ये सब्जेक्ट पढ़ाते थे और 10वीं में तो पूरी तरह से चेंज हो गए हैं। तो व्यवस्था के तहत आप ये मान के चलिए कि हम आपको अच्छे टीचर्स मिले हैं जो विषय के विशेषज्ञ हैं, या वही टीचर पढ़ाएंगे जो संस्कृत के विशेषज्ञ हैं, हिंदी के टीचर हिंदी को पढ़ाएंगे क्योंकि हिंदी के विशेषज्ञ हैं, इसी प्रकार गणित के, विज्ञान के, सामाजिक विज्ञान सभी विषय को वही टीचर पढ़ाएंगे जो उस विषय के स्पेशलाइजेशन है, वो चाहे इंग्लिश मीडियम हो या हिंदी मीडियम हो। तो आपको इस एनवायरमेंट में इस चेंज को, इस परिवर्तन को एक्सेप्ट करना पड़ेगा, स्वीकार करना पड़ेगा। किसी प्रकार की छात्रों को कोई समस्या आपको बताया कि टीचर ये समझ में नहीं आ रहा, ये हमारे टीचर जिसको इस ढंग से पढ़ाते थे तो हम इसको वर्कआउट करेंगे ताकि इसका लाभ मिले।
हमारे 4 सेशन पढ़ाने पर का आपको आशा भी पता है, हम क्यों ए सेशन बनाते हैं, क्यों बी बनाते हैं, क्यों सी और क्यों डी, ये परिभाषा सभी को मालूम है। कुछ छात्र ए सेशन बनाते हैं, कुछ बी सेशन में रहते हैं, और सभी सेशन का रिजल्ट भी अलग अलग आता है। इसके बीच का सोच ये है कि उसको हर सेशन को पढ़ाने के हमारे जो कॉन्सेप्ट है, प्रणाली है, लिखा है, वो कॉन्सेप्ट को सभी उस प्रकार का तैयार किया जाता है जो उस समान विचारधारा के छात्रों के लिए एक समान हो। ध्यान से सुने और इसका परिपालन करें ताकि ज्यादा से ज्यादा फायदा आपको हो और आपके मन के जितने भी शंका है उन शंकाओं का समाधान हो सके। थैंक यू एंड मे गॉड ब्लेस यू। सर, ये अपने कोरोना काल में छात्रों की जो शैक्षिक मनोदशा है, उनकी सोच, उनका सामाजिक व्यवहार, शारीरिक स्वास्थ्य आदि पर पड़ने वाले प्रभाव तथा वर्तमान में शिक्षा की मुख्य धारा से जुड़ने के लिए आवश्यक सुझाव आपने विद्युवार दिया और छात्रों के मन में उठ रही शंकाओं और जिज्ञासाओं का आपने स्वतः शांत कर। धन्यवाद। आदरणीय प्राचार्य महोदय, शिक्षक प्यारे बच्चों, मैं बहुत समय से हमारे प्राचार्य महोदय की बातों को आत्मसात कर रही थी, लेकिन प्रत्यक्षदर्शिता आप लोगों की तरफ कुछ ज्यादा ही रुझान दे रही थी, जिसमें कुछ बच्चे कुछ ज्यादा ही गहरे में आनंद ले रहे थे। 2-3 लोगों को तो मैंने जाकर मुंह तोड़ आने के लिए कहा भी। तो जहाँ पर ज्ञान की बातें हो रही है, वहाँ हमारे विद्यार्थी जीवन में तो इस निष्क्रियता को आने ही नहीं देना चाहिए। बात आप लोग समझ रहे होंगे, जो है मानसिक विचारधारा में गिरावट। सभी विद्यार्थी यहाँ पर बैठे हुए हैं, लेकिन मानसिक स्तर पर आप लोगों की सोच कहाँ जा रहा है, ये तो आपके बैठने की स्थिति से ही पता चल गया। वैसे ही ऑनलाइन की स्थिति में आप लोग घर में पढ़ाई करते करते किस पोजीशन में आ जाते थे, आपको स्वयं को ही पता नहीं रहता था। तो ऑफलाइन और ऑनलाइन में ये सबसे पहला पॉइंट आ रहा है हमारे सामने कि हमारी जो शारीरिक स्थिति है वो किस रूप में चली जा रही है, जिसकी हम कल्पना भी नहीं कर सकते। तो मानसिक स्तर में गिरावट अगर हमारे शारीरिक स्थिति में आएगी तो स्वाभाविक है वो हमारे विचारों पर, हमारे मन स्थिति पर भी पड़ेगी, जिसका प्रभाव हमारे पढ़ाई पर घातक सिद्ध होगा। हो सकता है कि नहीं? थोड़ा बहुत आवाज निकाल सकते हो? हाँ, तो ये हमको पहला पॉइंट मिला। दूसरा पॉइंट हमारा आता है शारीरिक शिथिलता। बैठने की अवस्था बार बार मैं उसी चीज को दोहरा रही हूँ, शारीरिक शिथिलता। हम यहाँ स्कूल में बैठ कर कक्ष में हमारे पास पूरी यहाँ पर सुविधाएं रहती हैं, लेकिन एक टीचर के प्रत्यक्षदर्शी रूप में हम लोग जैसा अध्ययन कार्य करते हैं, वो कार्य आपने अपने जो जन्मदाता है, आपके माता पिता, उनके सामने भी इस 1 साल में उनको दिखाई नहीं दिया होगा। कभी भी अपने माँ बाप को शारीरिक रूप से बैठकर अध्यापन कार्य करते हुए संतुष्ट मैं चैलेंज कर सकती हूँ, यहाँ का कोई भी बच्चा नहीं किया होगा। ऐसा कोई है? एक भी विद्यार्थी यहाँ से हाथ ऊपर कर दे जिसके अभिभावक खुश हो गए होंगे और बोलेंगे कि वाह बेटा, आज तू जिस तरीके से ऑनलाइन की क्लासेस यहाँ पर लिया गया है और जिसमें तू शामिल हुआ है, मैं वाकई में खुश हूँ कि आज तूने सही रूप में सभी क्लासों को सही रूप में मनन किया है और हम लोगों को कुछ ज्ञान की बातें बताई जा रही हैं, तो लेकिन इसका अभाव लेता है। कर दिए, वीडियो को बंद कर दिए और कहाँ लगा रहे हैं और आराम से बैठे हुए। हम लोगों को जोड़ के बोल रही हूँ, चीजों को भूल ही गए हैं। सारे रहते तो शायद अभी जो समस्याएं आपके साथ पैदा हो रही हैं वो बिल्कुल ही नहीं होती। तुमसे हमको विद्यालय में आने से कितनी यहाँ पर बताए जा रहे हैं, उसको मनन करने के लिए प्रत्यक्ष रूप में हमारे संस्कार के मामले में हो, तो आप लोग भी अनुशासित रहेंगे, चाहे वो घर में हो चाहे घर हो। अर्थात अगर आपने पढ़ाई नहीं की तो एक जीवन हमको मिलेगा, उसमें हम अपने विचारों से आकर दिखाएंगे। प्रकाश डालने हेतु मैं श्रीमती हर्षलता जी को आमंत्रित करता हूँ। Many poor reading habit is not proper maintained. Writing skills was poor.
wrong way in the answers. Okay, मतलब आपने आंसर्स इस तरह से लिखे होंगे आपको किसी लेसन को रीड करने के लिए. So there are most of the students they are not reading properly. निकालो कॉपी पे, ठीक है. That means you have to रेड कलर का है, ठीक है, वो स्वीट होता है. ऐसे अगर मैं आपको बोलूंगी और मैं ऑब्जर्व आपको एकदम प्रैक्टिकल दूंगी, यहाँ पे एप्पल रखूंगी और विजुअलाइज होगा. दैट मीन्स आपने दृश्यम पिक्चर देखा होगा, मूवी दृश्यम मूवी. एवरीवन सी दिस? यस, यू स्टैंड अप. वो जो हीरो होता है वो कोई भी मतलब उसको कुछ रूल ये चाहिए होते हैं उसको केस सॉल्व करने के लिए, तो वो ऐसे सिचुएशन क्रिएट करता है, विजुअलाइज सिचुएशन क्रिएट करता है टू द बाकी जो to learn the things, okay, and you have to find first in your home is a free space and a calm place, जहाँ पे आपको शांति से पढ़ के आपको कोई आएगा नहीं जहाँ पे डिस्टर्ब करने के लिए. ऐसी प्लेस को ढूंढेंगे और वहाँ पे आप पढ़ाई करेंगे. मेक श्योर दैट यू डोंट कीप योर मोबाइल फोन और लैपटॉप इन द सेम रूम, ठीक है. अभी हमारे ओलंपिक जो स्पोर्ट्स हुए हैं उसमें भाला फेंक, ठीक है, उसका नाम पता है आपको? 1 ईयर तक मोबाइल फोन को छुआ भी नहीं. वो सिर्फ तभी फोन को हाथ लगाते थे जब उन्हें उनकी मदद से बात करनी होती थी. इसके अलावा उन्होंने मोबाइल फोन का यूज नहीं किया. That means in your studies the biggest obstacle is your mobile phone. What is your biggest obstacle is your mobile phone. Why it is you? I have 2 to 3 times told this that don't bring your mobile phone. That means you have understood that how mobile phone is obstacles of your studies. It is the biggest obstacle of your studies. If you need to use your laptop, make sure that you have blocked all the social media notifications. When it is very urgent to read your laptop or your mobile phone, then make sure that your all applications of social media notifications will be blocked. Okay, ये आप लोग ध्यान रखोगे. Now we come to the main point of this is that tips to excel students after the lockdown. मतलब after lockdown बड़े भाई बहन जो भी होंगे उनके साथ में अपने पढ़ाई से रिलेटेड टॉपिक को आप लोग कम्युनिकेट करो. जल्दी उठना है, मेडिटेशन योगा करना है, हेल्थ प्रॉब्लम्स ठीक करनी है तो एक्सरसाइज इज वेरी इंपॉर्टेंट. देन यू हैव टू मैनेज योर टाइम. आपके टाइम को आपको प्रॉपर्ली डिवाइड करना है. कौन से सब्जेक्ट के लिए कितना टाइम लेना है, जो सब्जेक्ट हार्डर है उसको हम पहले कंप्लीट करेंगे, ठीक है. इस तरह से हमें अपना कीप रीडिंग. इट इज मोस्ट इम्पोर्टेंट दैट यू हैव टू कीप रीडिंग इन लिटरेचर वर्क. Okay, especially in literature work you have to keep reading properly, okay, and in mathematics you have to try the more practices to solve the problems. जितनी ज़्यादा आप पेपर वर्क करेंगे उतना ज़्यादा आप मेमोराइज करेंगे, ठीक है. Then do meditation. I have already told you, boost your study skills, helpful to you to give a better future or better things, okay. Now I have tell you that is helpful to you and we get a brilliant results from yours, okay. Make proud yourself and your teachers and your parents also. Thank you so much for listening me. आदरणीय श्रीमती जैन जी को आमंत्रित करता हूँ. वे आए और संक्षिप्त आशीर्वचन से प्रसिद्ध करें. आप लोग बस I know you are just bored and hungry. मुझे मालूम है कि आप सभी को बहुत तेज भूख लगाई है और बहुत बोर भी हो गए होंगे. बहुत सारे लोग जैसा मुझे व्यू दिख रहा था यहाँ से, मुझे लग रहा था कि काफी लोग बहुत ज्यादा कि आप किस सिचुएशन में जा चुके हो. मीन्स हमारी बॉडी हमारी आदतों के ऊपर
absent, it means very important class for your future. Okay. आप में से आप मुझे नहीं मालूम है कि बात करें तो प्रेजेंट है और प्रेजेंट घड़ी को बहुत अच्छे से कर सकें। आपके पास बहुत सफिशिएंट